नमस्ते। आज हम 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य और समाज की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी सदी थी जिसमें एक तरफ तो इंसान ने हवाई जहाज और एटम बम जैसी चीजें बना ली, लेकिन दूसरी तरफ दो भयानक विश्व युद्ध भी देखे। एक अजीब सा विरोधाभास है ना? बिल्कुल। और आज हमारी बातचीत का आधार है एसी वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के कुछ हिस्से। हमारा मकसद ये समझना है कि एक ही सदी में ये कैसे हुआ कि विज्ञान तो आसमान छू रहा था, लेकिन समाज में नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर एक खालीपन सा आता जा रहा था। और इस उथल-पुथल को उस दौर के साहित्य ने कैसे दिखाया, ये देखना बहुत दिलचस्प है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 20वीं सदी जब शुरू हुई तो कहते हैं कि विक्टोरियन युग की हर बात पर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसा क्या था विक्टोरियन सोच में जिसे लोग बदलना चाहते थे? देखिए, विक्टोरियन समाज की सबसे बड़ी खासियत थी स्थिरता, या यूं कहें जो उन्हें लगता था कि सब कुछ स्थिर है। सत्ता, धर्म, परिवार, वो साम्राज्य, ये ऐसी संस्थाएं थीं जिन्हें वे शाश्वत मानते थे। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि वे एक ऐसे घर में रह रहे थे जिसकी नींव कभी हिलेगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल, एक अडिग नींव पर बने घर में। लेकिन हर कोई इस मजबूत घर से खुश नहीं था, है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोचकों को लगने लगा था कि यह स्थिरता असल में खोखली है। ये मान्यताएं ऐसी थीं जिन्हें लोगों ने बस बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे अपना लिया था। जॉर्ज मेरेडिथ जैसे लेखकों को तो उस दौर की कविताओं में पाखंड की गंध तक महसूस हुई। और फिर सैमुअल बटलर ने अपनी किताब इरेवॉन से इन विक्टोरियन मूल्यों पर सीधा हमला ही कर दिया। और इस हमले को सबसे आगे बढ़कर किसने लीड किया? मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है इस सिलसिले में। हाँ, इस बदलाव के सबसे बड़े अगुआ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ही थे। उनका तो एक ही मंत्र था, सवाल करो, जांचो, परखो। बिल्कुल, क्वेश्चन, एग्जामिन, टेस्ट। उनका मानना था कि समाज अपनी पुरानी मशीनें तो कबाड़ में फेंक देता है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता और अपने पुराने धर्मों से चिपका रहता है। हाँ, उनकी एक रचना मेजर बाबरा में एक पात्र है एंड्रू अंडरशाफ्ट, जो कहता है यही तो आज दुनिया की समस्या है। ये अपने पुराने भाप के इंजन और डायनामो को तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों को कबाड़ में नहीं फेंकती। ये बात तो आज भी कितनी सटीक लगती है। बिल्कुल। लेकिन इस विद्रोह का एक गहरा असर भी हुआ। जहां कुछ लोगों को लगा कि चलो ताज़ी हवा आई, वहीं कई लोगों के लिए इसने एक आध्यात्मिक शून्य, एक खालीपन पैदा कर दिया। जब पुरानी सारी निश्चितताएं टूट गईं तो लोगों को लगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। एकदम सही। शॉ की पात्र बारबरा कहती है, मैं उस चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं हमेशा रहने वाली समझती थी, और बिना एक शब्द के वो मेरे नीचे से हिल गई और बिखर गई। तो इस नए अनिश्चित माहौल में लेखकों ने क्या किया? वो किस तरफ गए? जाहिर है दो रास्ते बने होंगे। हाँ, मोटे तौर पर दो खेमे बन गए। एक तरफ थे फेबियन सोसाइटी से जुड़े लेखक। ये एक ऐसा समूह था जो मानता था कि समाजवाद धीरे धीरे सुधारों के जरिए लाया जाना चाहिए, बिना किसी बड़ी क्रांति के। इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स जैसे बड़े नाम थे। उनका मानना था कला जीवन के लिए है, यानी साहित्य का मकसद समाज सुधार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और इस सोच का समाज पर क्या असर पड़ा? इस सोच ने ब्रिटेन के वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की नींव रखी, जिसमें सरकार नागरिकों की देखभाल करती है। सिडनी और बीट्रीस वेब जैसे विचारक इसके बड़े पैरोकार थे। लेकिन स्रोत इसके एक स्याह पक्ष की तरफ भी इशारा करता है। वो क्या? जब हर चीज पर सरकारी नियंत्रण हो तो व्यक्ति की पहचान खो जाती है। वो सिर्फ सिस्टम का एक पुर्जा, एक पंच किया हुआ कार्ड बनकर रह जाता है, या आम आदमी का नहीं बल्कि भीड़ का हिस्सा बन चुके इंसान का युग था। और दूसरा खेमा कौन सा था जो समाज सुधार से अलग सोचता था? दूसरा था मशहूर ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप। हाँ, इसमें वर्जीनिया वोल्फ और E.M. फॉस्टर जैसे उस दौर के सबसे बड़े लेखक शामिल थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ महान अर्थशास्त्री J.M. कीन्स भी थे। एक मिनट, आपने कहा अर्थशास्त्री J.M. कीन्स। एक लिटरेरी ग्रुप में एक अर्थशास्त्री का क्या काम? यही तो मजेदार बात है। कीन्स सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं थे, वे इस ग्रुप का एक अहम हिस्सा थे। और उनकी एक किताब का जिक्र स्रोत में है, 1919 में आई द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस। इस किताब में उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई संधि की धज्जियां उड़ा दी। अरे वाह, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है।
यानी साहित्य और अर्थशास्त्र की दुनिया का एक विचारक अनजाने में अगले विश्व युद्ध के लिए माहौल बनाने में एक भूमिका निभा रहा था। स्रोत का तो यही मानना है। कीन्स की तीखी आलोचना ने जर्मनी में इस भावना को हवा दी कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और इसी अन्याय की भावना ने शायद दूसरे विश्व युद्ध के लिए बदले की आग को और भड़काया। तो कीन्स ने युद्ध के बाद की आर्थिक तबाही की बात की, लेकिन उस युद्ध ने समाज की आत्मा पर क्या असर छोड़ा? इसका मोहभंग साहित्य में कैसे नजर आया? बहुत गहरा असर छोड़ा। पहले विश्व युद्ध ने पूरी पीढ़ी को झकझोर कर रख दिया। युद्ध के बाद मोहभंग का एक ऐसा दौर आया कि साहित्य में इसकी बाढ़ आ गई, खासतौर पर एरिच मारिया रिमार्क की किताब ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। हाँ, इन किताबों ने दुनिया को ये नहीं बताया कि कितने सैनिक मरे, बल्कि ये बताया कि जो बच गए वे भी अंदर से मर चुके थे। युद्ध ने उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से खत्म कर दिया था। और फिर 1930 का दशक आया, जब यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह सिर उठा रहे थे। तब साहित्य ने क्या रुख अपनाया? उस दशक में युवा लेखकों में ये सोच बहुत मजबूत हो गई कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, कला को राजनीति की सेवा करनी चाहिए। स्रोत इसकी तुलना एक तरह के अतार्किक आवेग या धर्म अपनाने के जुनून से करता है। मतलब एक तरह का जोश था। हाँ, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा साहित्य बस उबाऊ प्रचार बनकर रह गया। वो ऐसे लोगों के लिए लिखा जा रहा था जो पहले से ही उस विचारधारा को मानते थे। इस पर लेखक E.M. फॉस्टर की एक बात याद आती है। उन्होंने सवाल उठाया था कि कोई कलाकार अपनी हाथी दांत की मीनार में क्यों जाता है, मतलब समाज से कटकर क्यों रहता है। हाँ, उनका कहना था कि एक कारण डर हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण भीड़, समुदाय और दुनिया के प्रति बोरियत, घृणा और आक्रोश भी है। बिल्कुल सही। फॉस्टर का मानना था कि समाज या समुदाय अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, और इस प्रक्रिया में वो इंसान के उस हिस्से को कुचल देता है जो एकांत में पनपता है। उनका तर्क था कि समाज खुद इतने गलत काम कर रहा है कि उसे किसी कलाकार पर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है। इस मोहभंग और राजनीतिकरण के माहौल में क्या कोई ऐसी साहित्यिक रचनाएं आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया हो? कोई टर्निंग पॉइंट? हाँ, एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 1922 में। 1922? इस साल 2 किताबें छपी, जेम्स जॉयस की यूलिसीज और T.S. एलियट की कविता द वेस्टलैंड। इन रचनाओं के साथ साहित्य आम रास्ते को छोड़कर एक ऐसी पहेली बन गया जिसे समझना आम पाठक के लिए लगभग नामुमकिन था। वो कुछ गिने चुने बुद्धिजीवियों के लिए ही रह गया। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या लेखक जानबूझकर आम लोगों से दूर जा रहे थे, या ये उनकी कला का एक स्वाभाविक विकास था? स्रोत इसे एक तरह का बौद्धिक अहंकार कहता है। आम इंसान की समझ के प्रति एक तिरस्कार का भाव था। जॉयस की किताब पर टिप्पणी करते हुए स्टुअर्ट गिलबर्ट ने लिखा था, जॉयस ने अपनी बुद्धि के अधिकार को मानसिक अधोलोक की अनियंत्रित भीड़ के सामने कभी धोखा नहीं दिया। इस रवैये से साफ पता चलता है कि अब साहित्य एक छोटे खास वर्ग के लिए लिखा जा रहा था। बिल्कुल। इसी से जुड़ा अकादमिक आलोचना का एक मजेदार किस्सा भी है ना? किसी प्रोफेसर ने एक मामूली सी गलती को कुछ और ही समझ लिया था। हाँ, ये किस्सा कमाल का है। प्रोफेसर विलियम एम्सन T.S. एलियट की एक कविता पढ़ रहे थे। हुआ यूं कि प्रिंटर की गलती से एक लाइन के आखिर का पंक्चुएशन मार्क अगली लाइन में छप गया, जिससे वाक्य का मतलब ही बदल गया। अच्छा। और एम्सन ने इसी गलती को कवि की कोई बहुत गहरी और जटिल कलाकारी समझ लिया, और उस पर अपनी पूरी थ्योरी गढ़ दी। हाँ, पूरी की पूरी थ्योरी। ये तो कमाल है। मतलब एक मामूली सी छपाई की गलती पर अकादमिक दुनिया में इतनी बड़ी थ्योरी बन गई। ये तो दिखाता है कि कभी-कभी विशेषज्ञ अपनी ही दुनिया में कितना खो जाते हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसके लिए एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल करता है, सेरेब्रल इंसेस्ट। बौद्धिक व्यभिचार। हाँ, मतलब अकादमिक जगत का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है और वो बस अपने जैसे और अकादमिक पैदा करने की मशीन बन गया है, जिसका असल जिंदगी के अनुभवों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में आते हैं। ब्रिटेन में वेलफेयर स्टेट बना, जिसका वादा था कि सबको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तो क्या इसके बाद समाज में संतोष और खुशी का माहौल बना? हुआ इसका ठीक उल्टा। ये एक बड़ा विरोधाभास है। हाँ। आर्थिक सुरक्षा तो आई, लेकिन लोगों में संतोष की जगह एक उदास असंतोष फैल गया। उदास असंतोष? हाँ, सलेन डिस्कंटेंट। अपराध दरें बढ़ने लगी, लोग खुश होने के बजाय और बेचैन हो गए। ऐसा क्यों? जब पेट भरा हो तो इंसान को तो खुश होना चाहिए।
इसे उपभोक्तावाद के उदय से जोड़कर देखा जा सकता है। विज्ञापनों का एक नया दौर शुरू हुआ। अब विज्ञापन आपको ये नहीं बताते थे कि साबुन में क्या अच्छा है, वे डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, यानी आपके अवचेतन मन की इच्छाओं और डरों से खेलने लगे। जैसे कि कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे बियर के विज्ञापन में उसे दोस्ती और इंसानी प्यार से जोड़कर दिखाना, या फ्रिज को ममता और चॉकलेट को रोमांस से जोड़ना। शिक्षकों ने इस पर गहरी चिंता जताई। उनका कहना था कि विज्ञापन सिगरेट और शराब पीने को मर्दाना और आधुनिक होने की निशानी बता रहे थे, जो युवाओं के लिए बहुत खतरनाक था। तो क्या इस नए उपभोक्तावादी समाज के खिलाफ कोई विद्रोह हुआ युवाओं की तरफ से? हाँ, एक विद्रोह हुआ, जिसे बीटनिक पीढ़ी का नाम दिया गया। ये अमेरिका के जैक केरॉक जैसे लेखकों से प्रभावित थे। अच्छा, बीटनिक्स। ये युवा समाज के हर नियम को तोड़कर उससे पूरी तरह कट जाना चाहते थे। स्रोत उनके पहनावे का जिक्र करता है, गंदी जीन्स, ढीले ढाले स्वेटर। वे जानबूझकर ऐसे दिखते थे कि समाज उन्हें देखकर असहज हो जाए। और इसी दौर में व्यंग यानी सटायर का क्या हुआ? स्विफ्ट और पोप जैसे लेखकों का व्यंग तो समाज सुधार का एक हथियार माना जाता था। स्रोत के मुताबिक व्यंग का स्तर बहुत गिर गया। वो समाज सुधार का हथियार नहीं रहा, बल्कि सिर्फ बुद्धिहीन मजाक बन के रह गया। बुद्धिहीन मजाक। इसका मकसद अब किसी की सोच पर चोट करना नहीं, बल्कि बस किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना और उसका उपहास करना था। यह उन लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ जिन्हें किसी को नीचा दिखाया जाता देख मजा आता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? 20वीं सदी की कहानी को हम कैसे समझें? ये प्रगति की कहानी है या पतन की? ये एक बड़े विरोधाभास की कहानी है। एक तरफ तकनीकी तरक्की है तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक बिखराव। साहित्य ने इस पूरे सफर को एक आईने की तरह दिखाया। कभी वो समाज को रास्ता दिखाने वाला मशाल बना, तो कभी आम इंसान से इतना दूर चला गया कि एक पहेली बनकर रह गया। एक आखिरी दिलचस्प बात जो स्रोत में कही गई है वो विक्टोरियन पाखंड के बारे में है। हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। स्रोत कहता है कि आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिसे उस दौर के आलोचकों ने विक्टोरियन पाखंड कहा था, वो हमें शायद सराहनीय संयम और शालीनता लग सकता है। मतलब विक्टोरियन लोग अपनी निजी जिंदगी को निजी लगते थे। ये आज के दौर के बिल्कुल उल्टा है, जहां पर्सनालिटी कल्ट यानी व्यक्ति पूजा हावी है और लोग अपनी जिंदगी का हर पल सार्वजनिक रूप से दिखाने को बेताब रहते हैं। और ये बात आज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर में जब शोहरत रातों रात मिलती है और खो भी जाती है और हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय का ढिंडोरा पीटने को आतुर है, तो क्या साहित्य और गहरी सोच के लिए जो एकांत और संयम चाहिए, उसकी जगह अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है?